वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने एक इनिशिएटिव लिया है क्विज का, जो कि हर संडे होगा। इस क्विज का ऑब्जेक्टिव ये है, आप कम टाइम में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अपने कंसेप्ट्स को रिफ्रेश करें। आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना है ऑनेस्टली और कमेंट में मुझे बताना है। वॉट एवर इज योर स्कोर, टेल मी इन कमेंट ऑनेस्टली। इफ़ योर स्कोर इज 0, दैट इज ऑल्सो फाइन। आई विल वेट फॉर दैट डे जिस दिन आप कहेंगे कि आपने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है। ओके, सो देयर आर सम रूल्स ऑफ दिस क्विज। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। टोटल देयर आर 10 questions in this quiz. Tell your score in the comment box, so we'll progress according to that. Every Sunday at 10 a.m. we'll upload quiz video and PDF you will get from Telegram channel Gyan Varsha, and this series will continue till the CSI NET exam. Okay, so first question. See your first question. The changes in the electric potential of a neuron that constitute the action potential occur in the following order. आपको ऑर्डर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल, हाइपरपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल। सेकंड इज रेस्टिंग पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल। थर्ड इज रेस्टिंग पोटेंशियल, हाइपरपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड देन अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल। फोर्थ ऑप्शन इज रेस्टिंग पोटेंशियल, हाइपरपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड डीपोलराइजेशन। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा अब तक। ये क्वेश्चन DBT 2012 में पूछा गया है, ठीक है। सो हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। सी आंसर इज बी। हाउ आंसर इज बी? सी फर्स्ट आता है रेस्टिंग पोटेंशियल, देन उसके बाद आता है हमारा डीपोलराइजेशन का फेस, देन यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल होता है जनरेट, देन रीपोलराइजेशन आता है, देन -90 से नीचे चला जाता है तो हम उसे हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं, और देन फिर आता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आर यू गेटिंग? सो विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, they gave 3 groups. In first group it represent enzyme, second group represent product of the enzymatic reaction, and third group is metabolic process. The correct combination for group first, second and group third is, आपको कॉम्बिनेशन बताना है ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप सेकंड का एंड ग्रुप थर्ड का क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, सो आई होप आपने आंसर अब तक सोच लिया होगा इसका। सो विल सी द आंसर। ओके, so the answer is B. See how. P, that hexokinase, we know that it is occur in glycolysis. Like this enzyme is present in glycolysis. In which step? First step, when glucose is converted into glucose 6-phosphate. Same fumarase, it is also present in TCA cycle when fumarate is converted into malate. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज सी आप यहीं से देख सकते हैं कि पी का सेकेंड और फर्स्ट आ रहा है, देन क्यू का फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, देन पीईपी कार्बोक्सिलिक्स अगर हम बात करें तो वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एंड फोटोसिंथेसिस में पार्ट करता है। देन अगर हम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की बात करें तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ एंड फोटो रेस्पिरेशन में पार्ट करता है। ये क्वेश्चन गेट 2020 में पूछा गया है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ये। I think you all will clear with this question, so we'll move next. Next question is, in which of the following process eukaryotic mitochondria is known to be least involved? This question was asked in DBT 2011. First option is ATP production, second is apoptosis, third option is TCA cycle, एंड फोर्थ इज फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विच इज द लीस्ट इन्वॉल्व यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस है जो सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया को इन्वॉल्व करती है, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई थिंक आप लोगों ने सबने सोच लिया होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन आंसर इज आंसर डी। ओके, हाउ? बिकॉज एटीपी प्रोडक्शन वी नो दैट, लाइक अगर हम TCA साइकिल की बात करें तो उसमें भी एटीपी प्रोडक्शन होता है। एपोप्टोसिस में ऑब्वियसली साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है, TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो वो साइटोसोल में होती है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली वो साइटोसोल में होती है। ओके, सो विल मूव नेक्स्ट।
Question 4th. Which one of the following result is expected when a mammalian cell is in S phase is fused with another in G2? कोई mammalian cell है वो S phase में है, एक S phase की सेल को आप G2 की फेज में जो सेल है उसे फ्यूज कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज G2 phase nucleus will wait for the S phase nucleus to complete the replication and both the nuclei simultaneously enter into M phase. Second option is S phase nucleus would immediately enter into G phase without completing the replication phase. C option is both the nuclei would follow their corresponding cell cycle without influencing each other. And fourth option is due to influence of S phase promoting factor, G2 phase nucleus will enter into S phase. आई थिंक आपने सब लोगों ने इसका करेक्ट ऑप्शन सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. सो विल सी द आंसर. द करेक्ट आंसर इज आंसर ए. सी हाउ. देखिए, अगर आप एस को जीवन के साथ फ्यूज कराएंगे तो क्या होता है कि जो जीवन फेज का न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाता है एस फेज में, और एस फेज अपना रेप्लिकेशन को कंटिन्यू रखता है जैसे वो है, और लेकिन जीवन का जो है वो एस फेज में एंटर कर जाएगा. अगर एस फेज को अगर आप G2 के साथ फ्यूज कराएंगे तो जो G2 फेज है का जो न्यूक्लियस है वो G2 में ही रहेगा क्योंकि वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, लेकिन जो एस फेज है वो अपनी रेप्लिकेशन को कंटिन्यू रखेगा. मीन्स दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी. अगर आप G1 को G2 के साथ फ्यूज कराएंगे तो G2 का फेज का जो न्यूक्लियस है वो G2 में ही रहेगा, लेकिन जो G1 फेज का न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा एस फेज में अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टाइम टेबल. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, where G2 phase nucleus will wait for the S phase nucleus to complete the replication and both the nuclei simultaneously enter into M phase. Okay, so we'll move forward. Next question is asymmetry of biological membrane is regulated by. First option is phospholipase C, phospholipase A, second is flippase, third is phospholipase C, and fourth is N-glycosidase. This question was asked in DBT 2011. ओके, आई थिंक आप लोगों ने, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है. सो विल सी द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट आंसर इज आंसर बी. सी हाउ. I told you about these enzymes, that flippase, floppase and scramblase. These helps in the asymmetry of biological membrane regulation. Okay, so in this they gave the correct option, the flippase. Okay, because flippase, it will go from non-cytosolic leaflet to cytosolic leaflet. Okay, so the correct option is flippase. And these phospholipase is working in hydrolysis of phospholipids. Okay, and glycosidase is such the same function. So we'll move next. Next question is, which one of the following statement is false with respect to the phospholipids? This question was asked in GATE 2015. First option is phospholipid have amphipathic character. Second is phospholipid form the lipid bilayer of the cell membrane. Third is phospholipids form micelles in living system. Fourth is some phospholipid molecules may contain a double bond in hydrophobic tails. आई थिंक आप लोगों ने इसका ऑप्शन सोच लिया होगा करेक्ट. सो विल सी द आंसर. करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी. सी, as we all know that phospholipid have amphipathic character because hydrophilic head and hydrophobic tail. They form a lipid bilayer of the cell membrane. Okay. Fourth option is some phospholipid molecule may contain a double bond in hydrophobic tail. Its one tail will have a hydrophobic portion. But third option is phospholipid form micelles in living system. Phospholipid जो है micelles जब aqueous solution में होता है तो वो micelles का formation करता है. Okay, so we'll move next. So question number 7. Founder effect and bottlenecks are expected only in large population. Second is mechanism that increase genetic variation in a population. Third is two different modes of natural selection. Fourth is forms of genetic drift. So I think all you people know about this. It's very easy.
The fourth option is correct one. We'll see the answer. Answer is D. Because form genetic drift, we read in genetic drift about this concept, that founder effect and bottlenecks. Okay, so we'll move next. Eighth question. The fluidity of a phospholipid membrane increases when the fatty acid. First option, chain length increases and degree of unsaturation decreases. Second option, chain length decreases and degree of unsaturation increases. Third option, chain length decreases and degree of unsaturation decreases. Fourth option, chain length increases and degree of unsaturation increases. So I hope आप लोगों ने सबने सोच लिया होगा इसका ऑप्शन. So the correct option is B. See, chain length decreases and degree of unsaturation increases. See how? As we discussed in one of our video, that fluidity is inversely proportional to van der Waals force of interaction. And in this portion, we discussed about chain length. And in this portion, we discussed about unsaturated fatty acids. So, unsaturated fatty acid means less van der Waals force of interaction and more fluidity. When there is a chain length decrease, less van der Waals force of interaction and more fluidity. Okay? So, we'll move next. Next is ninth question. Which of the following statement about the glycolysis pathway in the cytosol is incorrect? First option is it makes ATP. Second option is it makes acetyl coenzyme A. Third option is it interacts with the pentose phosphate pathway. Fourth option is it can feed to gluconeogenesis. So I think आप सबने इसका correct answer सोच लिया होगा. So we'll see the answer. The correct answer is answer B. बिकॉज हम सबको पता है ग्लाइकोलाइसिस एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करती है. ठीक है, मतलब हमें उससे एटीपी मिलते हैं. वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को भी इंटरेक्ट करती है और वो फीड करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी रोल प्ले करती है. बट साइटोसोल में एसिटाइल कोएंजाइम ये नहीं बनता है ग्लाइकोलाइसिस से. ओके, सो विल मूव नेक्स्ट. द लास्ट क्वेश्चन इज द बोर इफेक्ट इन हीमोग्लोबिन रेफर्स टू द पीएच. The effect of pH on hemoglobin and myoglobin. Second option is higher pH found in actively metabolizing tissues. Third option is increased affinity for oxygen at lower pH. And fourth option is reduced affinity for oxygen at low pH. So I think so आप सब लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा. So the correct answer is fourth one. D option is correct. Because what happen in Bohr effect, a lower pH causes the hemoglobin to release more oxygen. Okay, so at low pH it has less affinity for the oxygen. Okay, so that is Bohr effect. So I think now you all are clear. So please tell me your score in the comment box, and for material visit go for Gyan Varsha Telegram channel and ask your query. If you have any doubt, ask me either in the comment box or you can give me suggestions on gyanvarshaquery@gmail.com. Okay, thank you guys, and please subscribe our channel. Thank you.